मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 3। वो नींद में शदीद इज़्तिराब का शिकार थी। फिर फ़ौरन उठकर बैठ गई। आसपास देखा तो पता चला वो तो अपने ही कमरे में थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में थामा। उफ, इतना बुरा ख्वाब उसे लग रहा था अभी उसका दिल बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ज़ुहान ऐसा कैसे कर सकता है? उसने ख्वाब में ज़ुहान को किसी और के साथ देखा। उसका दिल जैसे मुट्ठी में दबोचा गया था। कुछ समझ ना आई कि क्या करे। फिर दिमाग में ये ख्याल आया, हाँ, मैं वहाँ जाऊँगी। अनाया फ़ौरन बेड से उठी, फ्रेश होती नीचे आई। उसे लंदन जाना था। नीचे ही मशल हुनैन से कोई बात करती नजर आई। मम्मा, जल्दी से मेरी टिकट कंफर्म करवाएं, मैं लंदन जाना चाहती हूँ। हड़बड़ी से बोलते हुए वो वहीं सोफे पर बैठी। मशल ने हैरत से उसे देखा। तुमने वहाँ जाकर क्या करना है? अनाया की आंखें अभी तक गुलाबी थीं, शायद नींद की कमी का खुमार था। क्या मतलब क्या करना है? इतना बुरा ख्वाब देखा है मैंने। वो गोरियां अगर मेरा शौहर ले उड़ी तो मैं क्या करूँगी? उसने तो अपना सर ही पकड़ लिया। उफ, मशल ने उसकी सोच पर अफसोस किया। अनाया, क्या हो गया है? सिर्फ एक ख्वाब देखकर तुम इतनी नेगेटिव हो रही हो। मगर अनाया नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, बस मैं कह चुकी हूँ, मैंने लंदन जाना है तो मतलब जाना है। रायम और इस्लाम जो दोनों लाउंज में दाखिल हो रहे थे, अनाया की तकरार सुनते वो भी इस तरफ आ गए। भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? इस्लाम शाह ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। अनाया फ़ौरन सोफे से उठी और अपने बाप के सीने से जा लगी। बाबा, मुझे लंदन जाना है। रायम ने उसे हैरत से देखा। उसे लंदन जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? रायम ने उससे सवाल पूछा। अनाया ने उसे घूरी से नवाजा। क्या मतलब क्या करूँगी? वहाँ नानो हैं, मामू हैं, चाचू भी हैं, फुप्पो भी हैं, इतने सारे लोग हैं। उनसे मिलूंगी मैं वहाँ। कुछ दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। वह बाकायदा जिद कर रही थी। मशल ने हैरत से देखा। वो ज़िद्दी तो नहीं थी। मशल संजीदगी से सोफे से उठी। अनाया, ज़िद छोड़ो, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी स्टडी चल रही है। जानती हो एक हफ्ते में कितना लॉस होगा? और मैं तुम्हें अकेली कहीं नहीं भेजूंगी। चलो कमरे में जाओ और जाकर अपना हुलिया ठीक करो। मशल ने उसके बिखरे बालों पर चोट की और अनाया इतना सा मुँह लेकर रह गई। वो कहीं से भी 20 साल मैच्योर लड़की नहीं लग रही थी। बाबा प्लीज़, आप अम्मा को कहे ना, मुझे जाने दें। उसने इस्लाम को कंधा हिलाया। इस्लाम ने कंधे झुकाए। बेटा, तुम्हारी माँ से तो मैं पनाह मांगता हूँ। और मशल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। ये देख रही हो तुम्हारी माँ मुझे कैसे घूर रही है? भाई, जो उसने कह दिया वही होगा। शाबाश, जाओ, मैं जहान से बात करता हूँ। इस्लाम की आखिरी बात पर तो इनाया तड़प उठी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, जा रही हूँ। पर वो मुंह फुलाती वापस कमरे में चली गई। मशल और इस्लाम की नज़रें मिली। आखिर हम कब तक उससे ये सब छुपाएंगे? इस्लाम का चेहरा भी संजीदा हुआ। हरगिज़ नहीं, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। 6-8 माह हैं, वैसे भी जहान वापस आ ही जाएगा। रायम जो उनकी सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना चेहरा उनके सामने किया, ऐसे कि इन दोनों की नज़रों का सांस टूटा। ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसका अंदाज सरगोशियाना था। इस्लाम ने उसे घूरी से नवाजा, मगर वो भी उसी का बेटा था, जिससे कोई फ़र्क न पड़ा। बताएं मामा, आप इनाया से क्या छुपा रही हैं? रायम संजीदा हुआ। वो जान गया था कोई ना कोई बात है जो इनसे छुपाई जा रही है। मशल ने एक नज़र अज़लाम को देखा, फिर बेबसी से कंधे उचकाए। ज़ुहान लंदन नहीं गया? क्या? रायम को हैरत का शदीद झटका लगा। अगर लंदन नहीं गया तो फिर कहाँ है? अज़लाम ने रायम को घूरी से नवाजा, मगर वो अपने बाप को इग्नोर किए माँ को देख रहा था। बताएं मम्मा, आप क्या छुपा रही हैं? वो इस्लामाबाद में है, पीएमए में। और राइम शाह को अपने सर पर सारी हवेली की इमारत आन गिरती महसूस हुई। उसने बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देखा। क्या मतलब, इतना बड़ा धोखा आप लोग अनाया को इतने बड़े धोखे में रख रहे हैं? राइम फौरन संजीदा हुआ। 1 मिनट से पहले अपनी लाडली बहन की फिक्र सताने लगी। ये हमारा नहीं, ज़ुहान का फैसला था। उसने कहा था कि अनाया को यही कहना है कि वो लंदन जा रहा है। हुनैन तो सारी बातें एक साइड खड़ी सुन रही थी। उसे भी शदीद हैरत का झटका लग गया था। लेकिन ये गलत बात है बड़ी मम्मा, आप अच्छे से जानती हैं इस बात पर अनाया आपी और ज़ुहान लाला की लड़ाई हो सकती है, उनके दरमियान गलत फहमी आ सकती है। मशल ने हैरत से उसे देखा। वो इतनी छोटी थी मगर फिर भी बहुत संजीदा बात कर चुकी थी। रायम ने भी उस बात में सिर हिलाया। बिल्कुल, हना ठीक कह रही है। वो पहले ही आप दोनों के आर्मी में जाने के ख़िलाफ़ है और अब उसका शौहर भी आर्मी पहुंच गया। इस बात पर तो वो वाकई ज़ुहान अहमद को गंजा कर देगी। आप लोगों को इनाया को इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था। अफसोस से सर हिलाता हुआ वो खुद भी शायद परेशान था, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। हुनैन ने एक बेबस नज़र इन माँ बाप पर डाली जो अब परेशान नज़र आ रहे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और 2 मिनट बाद थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। इनाया बेड पर बैठी, मुंह अभी तक फूला हुआ था। राय मुस्कुराता हुआ अंदर आया, उसके पास ही बेड के किनारे पर टिक गया।
क्या बात है मेरी प्यारी गुड़िया, रो क्यों रही हो? उसकी आंखें लबालब पानियों से भरी देखकर रायम के सीने में तकलीफ उठी थी। और इसकी लाडली बहन थी, उसे एक कांटा भी चुभता तो रायम शाह के सीने में तकलीफ उठती थी। शायद वो दोनों जुड़वा थे, इसलिए तकलीफ ज़्यादा महसूस होती थी। आप भी जाएं, मुझसे बात मत करें। वो अपना मुंह फेर गई। वो किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी और अपने आंसू हमेशा छुपा कर रखती थी। रायम ने मुस्कुराहट दबाई, संजीदगी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला। चलो फिर बहनोई साहब को फ़ोन करते हैं। उससे पहले नाया मना करती वो फ़ोन मिला चुका था। नाया बस उसे गुस्से से घूर कर रह गई। उसने फ़ोन मिलाया और स्पीकर पर डाला। 2 मिनट बाद ही स्पीकर से जोहान के हेलो की आवाज़ उभरी। नाया के मुचलते सीने में एक छोटी सी ठंडक की फवार बरसी। क्या हाल अहवाल है बहनोई साहब? राइम का लहजा शरारती था। नाया का ध्यान सिर्फ फ़ोन की तरफ था। मैं ठीक हूँ साले साहब, आप बताइए किस लिए फ़ोन किया? वरना आप जैसी अजीम हस्ती हम ना चीज़ को याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ुहान की पुरसुकून और संजीदगी के साथ मुस्कुराती आवाज़ सुनकर अनाया पुरसुकून हो गई। जलता दिल ठंडा होने लगा। हाँ बस वो मैं सोच रहा था इस्लामाबाद में मौसम कैसा है। क्या है ना, मुझे अनाया को इस्लामाबाद के मौसम के बारे में बताना है। अनाया तो उसकी बात ना समझी सकी, मगर ज़ुहान लम्हों में ही समझ गया और ये भी समझ गया कि अनाया उसके पास ही बैठी है। भाई मैं कौन सा वेदर डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, मैं तो इस वक्त लंदन में हूँ। तुम एक काम करो, गूगल से चेक कर लो इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। ज़ुहान ने दांत पीस कर एक लफ्ज़ अदा किया। राइम का कहका बेसाख्ता था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं जान चुका हूँ कि अब मौसम कुछ गर्म हो चुका है। ओके, फ़ोन रखता हूँ बहनोई साहब, ज़रा अपनी प्यारी बहन को कुछ राजो न्याज की बातें बतानी हैं। ज़ुहान को आग लगाकर वो खुद फ़ोन रख कर चुका था। दूसरी तरफ ज़ुहान के तो सर पर लगी तिलों पर बुझी हुई। वो जानता था अनाया इस बात पर कितना बवेला मचाएगी। उसे अब राइम पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो ये भी जानता था कि जब तक ज़ुहान न चाहे राइम अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राइम ने मुस्कुराकर अनाया को देखा। लो, हो गई तसल्ली? वो बिल्कुल ठीक है। मगर अनाया की आंखें शिद्दत की रियायत से सुर्ख पड़ चुकी थीं। उन्होंने एक बार भी मेरा नहीं पूछा। देखो, भूल गए मुझे बिग ब्रो। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। इससे ज़्यादा दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रायम की मुस्कुराहट सिमटी। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और अनाया को अपने साथ लगाया और उसका सर थपथपाने लगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ सिर्फ कुछ महीने और सही, वो आ जाएगा, परेशान मत हो। रायम ने उसके बालों पर लब रखते हुए उसे मजबूती रहने की तलकीन की। तुम तो इतनी बहादुर हो। इस्लाम शाह की बेटी के आंसू इतने बेमोल नहीं हैं, किस तरह ज़ाया हो जाएं। मेरी बहन तो बहुत सारी जंगें लड़ सकती है, फिर कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? रायम ने उसके आंसू साफ किए। तो क्या करूं, नहीं हो रहा बर्दाश्त। वो अपने भाई के सामने अपना दिल खोल रही थी। रायम के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। लगता है मोहब्बत इश्क की तरफ गामजन है, शरारत से कहते वो हल्का सा हंसा और अनाया ने एक मुक्का उसके कंधे पर दे मारा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो नाराज़गी से रुख मोड़ गई, मगर रायम ने फ़ौरन उसे दोबारा अपने करीब किया। अच्छा बाबा, सॉरी। फ़ौरन कान पकड़कर माफ़ी मांगी। अनाया ने अपना सर उसके सीने पर रखा और कुछ पुरसुकून हुई। उसका भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसकी ज़िंदगी में 3 मर्द बहुत अहम थे, उसका बाप, भाई और शौहर। वो तीनों उसकी ताकत थे। इन तीनों के बिना वो अधूरी थी। जब अनाया को ये राज पता चलेगा कि इस्लाम के बाद इस हवेली का अगला लाडला पोता ज़ुहान अहमद शाह भी आर्मी ज्वाइन कर चुका है, तब यकीनन उस हवेली में एक जंग अजीम चलनी थी। राइम उसका मूड कुछ बहलाकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ता तीसरे फ्लोर पर आया तो फ़राल लाउंज में बैठी थी और उसके पास ही रानिया और हानिया अपनी बुक्स खोले पढ़ने में मसरूफ़ थीं। रानिया को देखकर राइम के चेहरे पर दिलकशी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसकी ओशन ब्लू आंखों में एक ख़ास चमक उभरी थी। फ़रियाल कोई फ़ोन कॉल सुनते अपने कमरे की तरफ चली गई तो रायम रानिया के पास आकर बैठा। किसी खास एहसास के तहत 15 साल रानिया ने चेहरा उठाकर देखा तो रायम उसके बिल्कुल पास ही बैठा था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। हेलो मिस्टर ब्लू, क्या हाल चाल है? रायम की नीली आंखों की वजह से वो इसे मिस्टर ब्लू कहती थी। बिल्कुल हशाश बशाश। उसे देखकर जैसे सीने में सुकून की लहरें उतरी थीं। और तुम क्या कर रही हो? पता नहीं, ये साइंस का टॉपिक समझ नहीं आ रहा। रानी ने अपनी 10 क्लास की बुक सामने की। चलो आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रैम फ़ौरन उसे समझाने लगा और रानिया को भी समझ आने लगी। अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी फ़रियाल खुलकर मुस्कुराई थी। बेशक उसकी बेटी की किस्मत में एक बहुत अच्छा हमसफ़र लिखा जा चुका था। इसे तो रैम पहले दिन से ही बहुत प्यारा था। अब तो वो इसका बेटा था, तो अपनी बेटी उसे दे चुकी थी। दिल पुरसुकून था, मगर कौन जानता था कि उनके रिश्ते पर नफ़रतों के साए फैल जाएंगे और उनकी पाक मोहब्बत को हास्तों की नज़र खा जाएगी। हुरियाना अपने कमरे में दाखिल हुई। रात के 9 बजे से ऊपर वक़्त हो चुका था। दुपट्टा बेड पर रखती वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर अपने चेहरे को देखा। अल्लाह पाक ने उसे खूबसूरत बनाया था। वो अपने अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करती कम था।
उसने कभी अपने हुस्न पर गरूर नहीं किया था। अचानक उसकी नज़र शीशे से साइड टेबल की तरफ उठी। वहाँ रेड गिफ्ट रैप में कोई बॉक्स पड़ा था। वह हैरान हुई, ये क्या था? वो वापस पलटी और बेड की तरफ आई। फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ डब्बा उठाया और वो छोटा सा एक बॉक्स था, पूरा रेड कलर के गिफ्ट रैप में कवर था। उसके ऊपर एक कार्ड लगा था जिसके ऊपर स्टाइलिश डिज़ाइनिंग में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इस पर कोई नाम नहीं था, बस खाली कार्ड था। शायद ये बताया गया था कि वो इसका बर्थडे गिफ्ट है, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी ये गिफ्ट किसने यहाँ रखा। उसे कुछ तजस्सुस हुआ। उसने वो गिफ्ट रैप खोला तो उसके अंदर एक ज्वेलरी बॉक्स था। उसके लब सताइश में ढले। जैसे ही ज्वेलरी बॉक्स खुला उसकी आंखें चंदिया गईं। वो बहुत खूबसूरत वाइट गोल्ड और डायमंड का ब्रेसलेट था। उसके ऊपर शायद 20 से ज़्यादा नन्हे नन्हे हीरे लगे हुए थे। इतना महंगा तोहफा अपने कमरे में देखकर रैन की आंखों में खुशगवार हैरत उभरी। मगर एक सवाल ये था कि तोहफा किसने दिया। इसने वो बॉक्स उलट पुलट किया तो इस बॉक्स के अंदर छोटी सी चिट पड़ी नजर आई। हुनैन ने वो कागज़ बाहर निकाला। वो छोटी सी एक चिट थी जिसके ऊपर कंप्यूटराइज्ड इंग्लिश में एक सतर लिखी गई थी, हैप्पी बर्थडे डियर हुनैन शाह, अ प्रेशियस गिफ्ट फॉर अ प्रेशियस सॉल। इतना खूबसूरत तोहफा, वो भी इतना खूबसूरत अंदाज में वसूल करते हुए हुनैन के दिल ने एक बीट मिस की। वो नहीं जानती ये तोहफा इसे किसने दिया, मगर वो जो कोई भी था उसने हुनैन शाह को मोतबर कर दिया। उसे बताया गया कि वो कितनी ख़ास है। उसने गौर से उस ब्रेसलेट को देखा। उसके दरमियान में इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट लिखा था, मगर हुनैन उससे पढ़ नहीं पा रही थी। वो किसी स्टाइल में लिखा गया था, समझ नहीं आ रही थी वो एच है या ए, या शायद आर या एन था। वो बहुत अजीब था, या शायद दो लेटर्स को मिलाकर एक लेटर बनाकर लिखा गया था। मगर हुनैन काफ़ी देर गौर करने के बाद भी नहीं जान पाई कि वो क्या लिखा था। फिर सर झटक कर उसने फ़ौरन वो ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लिया। सफ़ेद धोतिया कलाई में वो इतना सजा कि हुनैन खुलकर मुस्कुराई। शायद सारी ज़िंदगी वो कभी मुस्कुराई ना हो जितनी आज मुस्कुराई थी। उसे आज का दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन महसूस हुआ। उसके गाल गुलाबी हुए। इस वक्त वो ये फरामोश कर गई कि वो हुनैन असगान शाह है। उसके जहन में दूर दूर तक असगान शाह का ख्याल नहीं आया, और शायद यही लम्हा था जब वो पहली बार असगान शाह को भूल कर मुस्कुराई थी। एक बात तो साफ थी, जब तक वो असगान शाह को याद रखेगी हमेशा ना खुश रहेगी। और कुछ पल के लिए ही सही वो इसे भूल कर मुस्कुराई थी। असगान शाह को तो शायद याद ही ना हो आज हुनैन शाह की सालगिरह है। हवेली पर अगली सुबह उतर चुकी थी। रानिया और हानिया उसे ज़बरदस्ती अपने साथ पकड़कर गार्डन में लाई थीं। प्लीज़ अना आपी, खेलो ना हमारे साथ। इसका बिल्कुल मूड नहीं था, मगर इन दोनों का दिल रखने के लिए वो खेलने लगी। चलो अब आपकी बारी। हानिया ने क्लैपिंग करते हुए जल्दी से हुनैन को अपने सामने नीचे बैठने का इशारा किया। हुनैन बैठ गई। फिर उसने हुनैन का दुपट्टा पकड़कर उसकी आंखों पर बांध दिया। उनके साथ खेलकर हुनैन को लगा जैसे वो जीने लगी है, वरना वो तो छोटी सी उम्र में ही संजीदा हो गई थी। उसने कहाँ ये शरारतें महसूस की थीं। हानि ने उसे गोल गोल घुमाया। फिर वो और रानिया गार्डन में कहीं दूर जाकर खड़ी हो गई। हुनैन अंदाजे से ही चलने लगी क्योंकि उसकी आंखें तो बंद थीं। असहान जो कोई ज़रूरी फ़ोन कॉल सुनने के लिए पिछले गार्डन में आया था, इस बात से बेखबर के सामने ही हुनैन खड़ी है। बात करते हुए उसके बहुत पास जाकर खड़ा हो गया, ऐसा कि उसकी पुश्त हुनैन की तरफ थी। अचानक ही हुनैन का हाथ उसके कंधे तक आया, कंधे से बाजू तक आया, और वो खिलखिला कर हंसी। चलो रानिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो असगान को रानिया समझ रही थी। असगान जैसे ही पलटा, इसे बिना दुपट्टे के इस हालत में देखकर इसका खून खौल उठा। एक नज़र आसपास डाली। यहाँ से हवेली के पिछले दरवाजे पर खड़े दो गार्ड नजर आ रहे थे, और हुनैन का दुपट्टा उसकी आंखों पर था। गले में कुछ भी नहीं था, सिर्फ गोल्डन लॉकेट की जंजीर नजर आ रही थी। असगान शाह का दिमाग फटने के करीब आया। उसने गुस्से से हुनैन को बाजू से दबोचा और फिर पकड़ता हुआ हवेली के अंदर की जानिब लेकर गया। हुनैन तो इसी इफ्तार पर बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन दुपट्टा पकड़कर आंखों से नीचे हटाया तो खुद को असगान के सामने पाकर वो खौफ से कांप उठी, क्योंकि उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि आज एक बार फिर हुनैन उसके गुस्से का शिकार होने वाली है। वो पिछली दीवार की तरफ आ गया, ऐसे कि यहाँ से कोई गार्ड नजर ना आए। गुस्से से हुनैन को दीवार के साथ पिन किया। उसकी ग्रीन आंखें आज भी हुनैन के लिए सिर्फ नफरत और हकारत से भरपूर थीं। हुनैन शाह का दिल एक बार फिर टूटा। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? वो बड़ी कुव्वत से चिल्लाया। हुनैन ने सहम कर आंखें बंद कर लीं। 2 साल की बच्ची हो क्या? क्या कर रही थी गार्डन में? एक बार फिर वो गुस्से से चिल्लाया, मगर हुनैन खामोश थी। उसके सामने तो हुनैन की जुबान तालों से चिपक जाती थी। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें दोबारा बाहर गार्डन में देखा तो तुम्हें असगान शाह के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। इस हवेली में अपना आखिरी दिन समझ लेना। उसके गले से दुपट्टा खोलकर एक झटके से उसने फैलाकर हुनैन के कंधे पर डाला, और फिर वहाँ रुका नहीं, फौरन वहाँ से निकल गया।
कितने आंसू थे जो एक बार फिर हुनैन की आंखों से निकलते गालों पर फिसलने लगे। उसे समझ नहीं आई थी वो इतना गुस्सा क्यों करके गया था। बेरसी से अपना बाजू सहलाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक अजगान शाह का हाथ उसके बाजू पर है। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि हुनैन को अपना बाजू तकलीफ दे रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ये मंजर देखती मशरल शाह की आंखों में संजीदगी उभरी। इस मसले का भी कुछ करना ही पड़ेगा, वो सोच चुकी थी। असर ढल चुकी थी जब उसे मुलाजमा ने इत्तला दी कि मशरल शाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। उसके चेहरे पर कुछ बेजारी छाई, मगर क्या करता, बुलाया था तो खामोशी से चला गया। दरवाज़ा नॉक किया। इस वक्त मशरल कमरे में अकेली थी। उसने इजाज़त दी तो वो अंदर दाखिल हो गया। पिस्ता कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने 19 साल अजगान शाह 23-24 साल मर्द ही लग रहा था। मशरल चलती ही उसके सामने आई। बैठो, मुझे कुछ बात करनी है, संजीदगी से कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। अजगान भी सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ पल कमरे में खामोशी छाई रही। खालबन, आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया है, असगान ने जैसे याद दिलाया। मशल ने इस बात में सिर हिलाया। तुम्हें हुनैन कैसी लगती है? मशल के संजीदा सवाल पर असगान ने बेयकीनी से चेहरा मोड़कर उसे देखा, जिसकी आंखों में कोई मजाक या कोई शरारत नहीं थी। क्या मैं इस बेतुके सवाल की वजह जान सकता हूँ? उसकी आंखों में अचानक ही गुस्सा उमड़ आया, जो मशल शाह की ज़ेरक निगाहें साफ देख सकती थीं। ये कोई बेतुका सवाल नहीं है असगान, वो तुम्हारे निकाह में है। कुछ अरसे बाद या चलो 4 से 5 साल बाद एक न एक दिन तो तुम दोनों की शादी होनी ही है। तो क्यों ना इस बारे में आज बात कर ही ली जाए। मैं काफ़ी वक्त से नोट कर रही हूँ तुम्हारा उसके साथ रवैया इंसानों से बदतर है। मशहूर शाह की इतनी साफ कोई पर खान शाह के वजूद में शरारे फूट पड़े। वो जिस टॉपिक से हमेशा भागता था उसे बार बार इसी टॉपिक पर लाकर बिठा देते थे। मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा मसला है जो मुझे आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसने साफ हरी झंडी दिखाई। अब मशहूर को गुस्सा आया था। वो एक जीती जागती इंसान है। मुझे पता होना चाहिए कि क्या मैं अपनी बेटी तुम्हें देकर ठीक कर रही हूँ या नहीं, या फिर मुझे लगता है कि इस निकाह के फैसले पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए। फौज वाकई बहुत संजीदा थी। नरमी का लहजे में कोई शुबा तक नहीं था। असगान के चेहरे पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट उभरी। और ये फैसला आप करेंगी कि कौन मेरी ज़िंदगी में आएगा और कौन जाएगा? वो पुरसुकून होता सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। मशल शाह को लगा जैसे वो तंज कर रहा है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की नहीं, हुनैन की ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। वो कोई खिलौना नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाह अपना गुस्सा इस पर उतार लिया, जब दिल चाह से दीवार में पटक दिया। वो एक जीती जागती इंसान है। और याद रखना, मैं इस हवेली में दूसरी ज़ोया कुरैशी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उससे बहुत कुछ बावर करवा चुकी थी। असगान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपको नहीं लगता आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही हैं? इस बार वो काफ़ी दृष्टि से बोला कि मशल ने बेयकीनी से उसे देखा। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? भूलो मत मैं तुम्हारी खाला हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। मशल ने भी कुछ गुस्से से डांटा, मगर असगान का सर नफी मिला। मेरी खाला तब होती जब आप हमदान कुरैशी की सगी बेटी होती, तो मेरी माँ की बहन बनती, या फिर आप अमान शाह की असल बेटी होती। मगर आप हमदान कुरैशी की असल बेटी नहीं है, भूले मत। आप तो अमीर शाह की बेटी हैं। उसी वजह से तो आपने इर्तज़ा शाह का कत्ल किया था। इस बार असगान ने मशल के सीने पर जैसे वार किया। मशल शाह के चेहरे पर छाई संजीदगी सुर्खी में बदली। चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ा। असगान, वो गुस्से से चीखी। रिलैक्स डियर रानी, आप ऊंची आवाज़ में मुझे डांट कर हकीकत नहीं जुटला सकती। आपके हाथों से एक कत्ल हुआ है और यही सच है। वो पुरसुकून लहजे में कहता हुआ मशल को हैपर कर रहा था। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारे दादा ने मेरे माँ बाप को मारा था, मैंने बदला लिया बस। गुस्से से उसका सांस फूल गया। कहाँ वो 44 साल की एक संजीदा और सुलझी हुई औरत, और कहाँ वो 19 साल का एक कम गो मगर ज़हीन लड़का उसे मात दे रहा था। यही तो बात है, मेरे दादा ने आपके बाप को मारा अपनी मोहब्बत छीन जाने का बदला लेने के लिए, तो वो गलत था। मगर वही काम आपने किया, मेरे दादा को मारकर अपने माँ बाप का बदला लिया, तो वो कैसे सही हो गया? आप एक कातिल हैं, क्यों भूल जाती हैं? मशरूचा का चेहरा खून छलकाने लगा। स्टॉप इट, तुम मुझे मुद्दे से मत हटाओ। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे दादा की, तो मेरे चाचा थे, मैंने कोई शौक से नहीं किया था ये सब। उन्होंने मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता था मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देती? मशरूल दरुस्ती से चिल्लाई थी। पहले लगे सारे जख्म हरे हुए थे। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ हुनैन के साथ क्या मसला है? वो दोबारा इसी टॉपिक पर आ गई। इस वक्त वो अपने मसले में हुनैन का मसला नहीं छोड़ सकती थी। अजहान ने कंधे झुकाए। मुझे कोई मसला नहीं है, और बार बार ये हुनैन का नाम का इश्तहार लगाना बंद कर दें। जिसे देखो यही कहता रहता है, हुनैन हुनैन हुनैन। जब मेरा दिल करेगा मैं इससे बारे में फैसला कर लूँगा। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। मशल कुछ पुरसुकून हुई। वो सोफे से, तो ठीक है, मैं तलाक के पेपर बनवा रही हूँ। हुनैन को तलाक दो और इसे इस फजूल रिश्ते से आज़ाद करो। जब तुम्हें इससे कोई कंसर्न ही नहीं है तो फिर हम क्यों इसे एक फजूल रिश्ते में बांध जा
बांधें। जानते हो ना लड़कियों के दिल कितने नाजुक होते हैं। वो तो अब से ही अपने होने वाले शौहर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठ गई होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसका दिल टूटे। तो तुम्हारे ताया शाम को आएंगे, मैं इनसे बात करूंगी और कुछ ही दिनों में इस मसले का फिक्स करूंगी। बहुत हो चुका। जब तुम्हें हुनैन से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर तलाक दो और जान छुड़वाओ। मशरबी सोफे से उठ खड़ी हुई। असखान शाह की आंखें सुर्खी चलका रही थी, मगर वो नॉर्मल खड़ा था। मैंने पहले भी कहा है, आप ये फैसला नहीं करेंगी कि मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा और कौन जाएगा। निकाह करवाना आपका फैसला था, इस निकाह को कब, कैसे, क्यों ख़त्म करना ये मेरा फैसला होगा। उसके लहजे में न चाहते हुए भी गुस्सा शामिल हो गया, जिसने मुसलसल को मुस्कुराने पर मजबूर किया, मगर अपनी मुस्कुराहट छुपा गई। ठीक है, पेपर्स बनने तक अपना जहन बना लो, क्योंकि तानिया आपी ने मुझे से अपने बेटे के लिए हुनैन का हाथ मांगा है, सो मैं इनको हाँ कहने वाली हूँ। बशर ने जैसे एक आखिरी बार असगान की गारत पर वार किया, मगर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मशहूर शाह के चेहरे पर ज़मानों से ज़्यादा तकलीफ उभरी। वो दूसरा एतज़ा शाह ना बन जाए। अपनों से ही इतनी नफरत कैसे कर सकता है। असगान का लहजा उसे बता चुका था, जैसे वो कह रहा हो कि मैं भी एतज़ा शाह का ही खून हूँ, मैं भी उसकी ही नस्ल हूँ। आंसू बहते हुए मशहूर का चेहरा गीला करने लगे। आज वो कितने अरसे बाद रोई थी। असगान के लफ्ज़ उसके सीने में तीर की तरह व्यवस्थ हुए थे। वो इतना सख्त और इतना हार्टलेस कैसे हो सकता था। अब उसे समझ आ रही थी कि उन्हें हर वक्त उदास क्यों रहती थी। इसके अंदर तो शायद दिल था ही नहीं। कोई इतना सफा कैसे हो सकता है। मशहूर बस यही सोच सकी। इतना तो इसे समझ आ गया था कि उन्हें शाह की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। वह शख्स के साथ कभी भी नॉर्मल नहीं रह सकेगी। वो ये कुछ दिनों बाद का जिक्र था। अनाया सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो राइम और रानिया पता नहीं कौन सी बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर अनाया के दिल में हुक सी उठी। ज़ुहान शाह शिद्दत से याद आया था। हुनैन भी पास ही बैठी थी। फ़रियाल और हल्ला किचन में शायद खाना बना रही थी। हेज़ल भी अलान के पास बैठी शायद उसका होमवर्क करवा रही थी। पता नहीं क्यों मेरे लंदन जाने पर इतना मसला बना रखा है, ऊंची आवाज़ में बोली कि सारे आसानी से सुन सकें। एक हसरत भरी नज़र राइम और रानिया पर डाली, जो बातें करते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। नहीं, मुझे बता दो, ऐसी भी क्या राज़ो न्याज़ की बातें हो रही हैं जो तुम लोग आस-पास से भी बेनियाज़ बैठे हो। राइम उसकी तरफ पलटा। तुम क्यों तो बनी हुई हो? कहो तो तुम्हारी बात करवा दो तुम्हारे वाले से। उसने सहूलत से मशवरा दिया। अनाया पाँव झटक कर आगे बढ़ी और इन दोनों के दरमियान सोफे पर आकर बैठ गई। मेरे बिग ब्रो हैं, पहला हक मेरा है। उसने रानिया को दूर किया और खुद रायम के साथ बैठ गई। रायम समझ सकता था कि वो इस वक्त तन्हाई का शिकार है। इतने में हुनैन जो लैपटॉप पर अपनी एक असाइनमेंट बना रही थी, इस पर फ़ोन आने लगा। इसने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। सामने ही ज़ुहान शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा नजर आया। ज़ुहान लाला कैसे हैं? हुनैन ने मुस्कुराकर पूछा और अनाया का दिल ने एक बीट मस की। देखो तुम याद कर रही थी, उसका फ़ोन आ गया। रायम ने उसके कान में सरगोशी की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी प्यारी बहन? ज़ुहान की आवाज़ आई। अनाया फ़ौरन वहाँ से उठी और ऊपर जाना चाहा, मगर रैन ने उसकी कलाई पकड़ ली। ज़ुहान ने उसे आंखों ही आंखों से अनाया के बारे में पूछा। उन्हें ने भी आहिस्ता से इशारा किया कि वो यही है। ज़ुहान ने जानबूझकर अनाया को छोड़कर सबके बारे में पूछा। वो गुस्से से पैर पटकती हुई और ऊपर चली गई। राइम अफसोस के साथ नफ़ी में सिर हिलाकर रह गया, और हुनैन को भी यह सब ठीक नहीं लग रहा था। ज़ुहान को चाहिए था वो अनाया को एतमाद में लेकर जाता। उसकी बीवी थी, उसे बिना बताए वो आर्मी ज्वाइन कर चुका था। ये जानते हुए भी अनाया इस फील्ड के कितने ख़िलाफ़ है। हर रिश्ते में सबसे बुनियादी चीज़ भरोसा है, जारी है।